नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपके लिए आज लेके आया हूँ डिप्लोमेसी का जो अगला अध्ययन है, राजनय के लक्ष्य, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनय का मुख्य कार्य राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना है और बगैर राजनय के कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि नहीं कर सकता। तो राजनय राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का मुख्य साधन है। आखिर किसी देश के राष्ट्रीय हित में क्या क्या बातें निहित होती हैं, यदि हम इस बात पर चर्चा करें तो हम यह देख सकते हैं या मान सकते हैं कि देश की सुरक्षा, जनता का कल्याण और अन्य ऐसी स्थितियां जिनसे राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर हो, राष्ट्र का विकास हो, वो सारे तत्व राष्ट्रीय हितों में शामिल होते हैं। और ये राष्ट्रीय हित जो है कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब जिनकी किसी राष्ट्र को हमेशा आवश्यकता रहती है, और अस्थायी राष्ट्रीय हित जो है वो तात्कालीन परिस्थितियों के आधार पर निर्मित होते हैं, जो जिस समय राष्ट्र को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उसके राष्ट्रीय हित का निर्माण हो जाता है। तो राष्ट्रीय हित दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, और इन राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि का काम जो है वो राजनय के माध्यम से होता है। मूलतः राजनय जो है एक शांतिकालीन साधन है, यानी इसकी जो आवश्यकता है वो शांति काल में बहुत अधिक रहती है, क्योंकि राष्ट्रीय हित की साधना के लिए राजनय शांति काल में ज़्यादा उपयुक्त होता है, सक्रिय होता है। परंतु ऐसा नहीं माना जा सकता कि राजनय जो है युद्धकालीन परिस्थितियों में आवश्यक नहीं होता, सक्रिय नहीं होता। दोनों ही स्थितियों में, चाहे शांतिकालीन स्थिति हो चाहे युद्ध की अवस्था हो, दोनों ही स्थितियों में राजनय अपना काम करता है। यह भी माना जाता है कि जब किसी देश के राजनयिक प्रयास सफल हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर युद्ध या संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब युद्धकालीन अवस्था होती है तो राजनय की जो भूमिका है वो बहुत गंभीर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि युद्धकालीन परिस्थितियों में राष्ट्र को केवल सेनापतियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता, अतः राजनय भी गुप्त रूप से सक्रिय रहता है और उस सक्रियता के आधार पर राष्ट्र जो हैं उस युद्धकालीन परिस्थिति से निपटने का प्रयास करते हैं। युद्धकालीन परिस्थितियों में जो है वो शक्ति आगे रहती है और राजनय पीछे से काम करता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में या शांति काल में राजनय आगे रहता है और शक्ति उसके पीछे छिपी रहती है। तात्पर्य यह है कि दोनों परिस्थितियों में राजनय जो है आवश्यक होता है, उसकी सक्रियता बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए राजनय जो है वो विभिन्न प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। यदि हम ये मानकर चलें कि युद्धकालीन परिस्थिति में राजनय की कोई भूमिका रहती नहीं है तो ये गलत होगा, क्योंकि केवल सैनिक माध्यमों से राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं की जा सकती और लंबे समय तक राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि भी सैनिक तत्व के माध्यम से नहीं की जा सकती। उसमें राजनय का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम द्वितीय युद्धकालीन परिस्थितियों का ही अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि द्वितीय महायुद्ध के काल में जो विभिन्न प्रकार के शांति समझौते हुए, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर जो भी प्रयास हुए, वो सारे प्रयास राजनयिकों के माध्यम से ही हुए। तो राजनय जो है वो युद्ध संबंधी नीति निर्माण और शांति एवं संधि समझौते के लिए भी आवश्यक होता है। पामर एवं पार्किंस इस विषय में
अपने कुछ विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि विदेश नीति की भांति राजनयिक का उद्देश्य संभवतः शांतिपूर्ण साधनों द्वारा लेकिन युद्ध न रोके जा सकने की दिशा में सैनिक गतिविधियों की सहायता द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करना है। राजनय युद्ध काल में समाप्त नहीं हो जाता, अपितु युद्ध काल में उसे पृथक भूमिका निभानी पड़ती है तथा विदेश मंत्रियों की तरह राजनयिकों का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब युद्धकालीन परिस्थिति होती है तो राजनयिकों का कार्यक्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे और ज़्यादा सक्रिय रहकर, उसे और ज़्यादा त्वरित रहकर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास करना पड़ता है। तो इस तरीके से राजनय जो है युद्ध और शांति काल दोनों के लिए आवश्यक होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार राजनय दोनों परिस्थितियों में आवश्यक तो होता है, इसी प्रकार से कुछ विद्वानों ने राजनय के लक्ष्यों के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए हैं। उसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय हितों की रक्षा। राष्ट्रीय हितों की रक्षा में एक राजनयिक क्या काम करता है, प्रमुख रूप से उसका क्या योगदान होता है। तो राजनय के माध्यम से ये तय किया जाता है कि किसी देश की सीमाओं की रक्षा हो सके, आर्थिक हित जो हैं वो पूरे होते रहें, दूसरे देशों से व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ता रहे, उसके देश के नागरिकों की रक्षा होती रहे, सामरिक एवं अन्य हितों की रक्षा में भी राजनय जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा है राज्य की प्रादेशिक राजनीतिक एवं आर्थिक अखंडता की रक्षा। जाहिर सी बात है कि एक राजनयिक दूसरे देशों की जो स्थितियां हैं, उन देशों की जो हलचल है, उन देशों की जो परिस्थितियां हैं, उन देशों की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को गहन रूप से देखता है और उसके आधार पर वह अपने देश को आगाह करता है कि संबंधित देश जो है अपनी इन नीतियों के आधार पर आपके लिए या अपने देश के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो राजनयिक के द्वारा ये तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है, जिससे वो अपने देश की प्रादेशिक राजनीतिक एवं आर्थिक अखंडता की रक्षा करने में सफल होता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम है राजनयिक का या लक्ष्य है मित्रों से संबंध बढ़ाना तथा शत्रुओं को तटस्थ बनाना। राजनयिक का एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, बहुत बड़ा लक्ष्य होता है कि जो राष्ट्र मित्र राष्ट्र हैं उनसे संबंध और गहरे करने की दिशा में वो प्रयास करता है। एक राजनयिक अपने मित्रों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। जो राष्ट्र उससे शत्रुता रखते हैं, उसके देश से शत्रुता रखते हैं, उन राष्ट्रों की शत्रुता को कम करने का वो प्रयास करता है। साथ में ही वह ये चाहता है कि जो राष्ट्र शत्रुता की भावना रखते हैं, उन राष्ट्रों को वह तटस्थ बनाने का प्रयास करता है। तटस्थता का मतलब यह है कि यदि कोई परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो जिसमें शत्रु राष्ट्र जो है उसके राष्ट्र के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो उसके लिए एक तरीके से खतरा पैदा करेगा, तो एक राजनयिक ये प्रयास करता है कि जो शत्रु राष्ट्र है वो तटस्थ बने रहें, वो जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही बने रहें, उसके खिलाफ यानी उसके देश के खिलाफ वो खड़े ना हो। इस तरीके से मित्रों से संबंधों की प्रगाढ़ता और शत्रुओं को तटस्थ बनाना, यह एक राजनयिक का बहुत बड़ा लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य के आधार पर ही वह अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में सफल हो पाता है। अगर हम आगे देखें तो राजनयिक का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि वह विरोधी शक्तियों के गठबंधनों को रोकने का काम करता है। मतलब यह है कि एक राजनयिक अपने देश के खिलाफ जो भी विरोधी शक्तियां हैं उनको एकजुट होने से रोकने का काम करता है। उसका प्रयास ये रहता है कि उसके देश के खिलाफ जो वातावरण बन रहा है उस वातावरण को वो जो है समाप्त कर सके, उस वातावरण में कुछ विरोधी वातावरण में कुछ कमी ला सके और जो विरोधी शक्तियां उसके देश के खिलाफ खड़ी होने वाली हैं उनको वह रोक सके,
इस दिशा में भी वह प्रयास करता है। तो यह भी उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है युद्ध का संचालन। यदि तमाम राजनीतिक प्रयास असफल हो जाएं और राष्ट्रों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए, युद्ध हो जाए, तो युद्ध का संचालन भी राजनयिक प्रयासों के माध्यम से ही होता है। राजनय युद्ध में, जैसा कि आप जानते हैं कि अकेला कोई भी राष्ट्र सक्षम नहीं होता, उसे दूसरे राष्ट्रों की सहायता सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो राजनय अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में तो हालांकि सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन राजनयिक ये प्रयास करते हैं कि दूसरे देशों से उसे सहायता मिल जाए, हथियारों की आपूर्ति हो जाए, दूसरे राष्ट्र उसकी नीति का समर्थन करें और एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की स्थिति पैदा की जाए, जिसमें यह राजनयिक प्रयास करता है कि चूँकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी राष्ट्र अपने आप को अनैतिक नहीं बनने देना चाहता। वह अपने द्वारा किए गए कार्य को नैतिक ठहराने की कोशिश करता है। संलग्नरत दो राष्ट्र या विभिन्न राष्ट्र अपने द्वारा जो युद्ध किए जा रहे हैं उन युद्धों को नैतिक ठहराने का प्रयास करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उन्हें सहयोग प्राप्त हो। तो इसमें क्या होता है कि जब युद्धरत अवस्था होती है तो प्रत्येक राष्ट्र अपने द्वारा किए गए कार्यों को उचित ठहराने की कोशिश करता है, नैतिक ठहराने की कोशिश करता है। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये साबित करने की कोशिश करता है कि युद्ध जो है उसने प्रारंभ नहीं किया, अपितु दूसरे राष्ट्र के द्वारा उसे उकसाया गया है, उसे मजबूर किया गया है, उसकी जो अस्मिता है उसको छेड़ने की कोशिश की गई है, उसकी अखंडता को समाप्त करने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके के कुछ आरोप जो है राष्ट्रों के द्वारा दूसरे राष्ट्रों पर लगाए जाते हैं। तो ये जो काम है, ये काम राजनय के माध्यम से ही होता है। हर राष्ट्र अपने आप को नैतिक साबित करने की दिशा में काम करता है और युद्धरत अवस्था में युद्ध लड़ने का काम तो सैनिक करते हैं, परंतु राजनय अपने राष्ट्र के द्वारा जो युद्ध किया जा रहा है उसे नैतिक घोषित करने का, उसे नैतिक साबित करने का प्रयास करता है। आर्थिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य। राजनय के आर्थिक और व्यावसायिक लक्ष्य भी होते हैं। एक राजनयिक दूसरे देशों में अपने देश के लिए बाजार तलाश करता है। वो उसके देश के खिलाफ जो स्पर्धात्मक माहौल है, प्रतिस्पर्धा है, उसको घटाने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है ताकि उसके देश को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो। वह नियतांश, अनुज्ञप्तियाँ, मुद्रा नियंत्रण और व्यावसायिक संपर्क के द्वारा अपने राष्ट्र के आर्थिक हितों को साधने का प्रयास करता है। तो प्रत्येक राष्ट्र के राजनयिकों के साथ एक आर्थिक वाणिज्यिक राजनयिक भी जाते हैं और वो राष्ट्र के आर्थिक हितों से उसे अवगत करवाते रहते हैं और उसी दिशा में एक राजनयिक अपने राष्ट्र के आर्थिक हितों की पूर्ति करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है खाद्यान्न की सहायता। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा साधन है जिसके माध्यम से दूसरे देशों को अनुकूल या प्रतिकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। किसी देश को खाद्यान्न सहायता प्रदान करके उसको अपनी ओर मिलाने का जो प्रयोग है वो बहुत समय से होता चला आ रहा है। तो राजनय में ये एक महत्वपूर्ण साधन होता है जिसके द्वारा दूसरे देश को अपनी ओर मिलाने का काम इसके माध्यम से किया जाता है। किसी देश को खाद्यान्न की सहायता की आवश्यकता है, यदि उसे समय पर वो खाद्यान्न उपलब्ध करवा दिया जाता है तो ये माना जाता है कि वह देश ज़रूरत पड़ने पर किसी अन्य मामलों में जो देश उसे खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहा है उसका सहयोग करेगा, उसका समर्थन करेगा। तो इस तरीके से खाद्यान्न की सहायता उपलब्ध करवाकर एक राजनय अपने देश के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करता है। राज्य के स्थायी हितों की पूर्ति राजनय का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता ही है। राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, ये सारे जो राष्ट्रीय हित हैं ये सतत रूप से राष्ट्र से जुड़े रहते हैं और उनकी पूर्ति करने का काम राजनय के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है पारस्परिक आदान प्रदान। ये बात तय है कि राजनय में ये माना जाता है कि
आदान प्रदान जो है वो माहौल को एक सौहार्दपूर्ण बनाता है। तो राजनयिक ये मानकर चलते हैं कि कोई भी स्थिति अंतिम नहीं है, यानी अंतिम स्थिति नहीं है, बदलाव होते रहते हैं। शत्रु राष्ट्र जो है वो मित्र राष्ट्र बन सकते हैं, मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र के रूप में परिणित हो सकते हैं। तो राजनयिक का जो दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से वर्तमान जो स्थिति है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये बात ज़रूर है कि मित्र राष्ट्रों को मित्र बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं और शत्रु राष्ट्र के खिलाफ जो शत्रुता उसको कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक मान्य विशेषता है कि इसमें कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र का स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान दृष्टिकोण है राष्ट्रों का, उस वर्तमान दृष्टिकोण के आधार पर राजनयिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो यहाँ पर नैतिकता की कोई गुंजाइश नहीं होती। राजनीतिक यथार्थ जो है वो राजनीति में शामिल होता है और राजनयिक उसी राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करके राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्र है सद्भावना की स्थापना। एक राजनयिक की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसके राष्ट्र के लिए सद्भाव की भावना पैदा करे। तो राजनयिक अंतिम रूप से अपने राष्ट्र के लिए अन्य राष्ट्रों में सद्भावना पैदा करने का काम भी करता है। तो इस तरीके से राजनयिक के जो लक्ष्य हैं वो मूलतः राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने से संबंधित है और यह युद्ध काल एवं शांति काल दोनों में उपयोगी होता है और यह सतत रूप से क्रियाशील होता है। साथ ही साथ यह जो है ये मानकर चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो अंतिम सत्य पर केंद्रित नहीं है, ये परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव आता रहता है। तो इसी तरीके से बदलती हुई परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों की किस तरीके से पूर्ति की जाए, इस बात को एक राजनयिक के माध्यम से ही समझा जाता है। राजनयिक इस स्थिति को पार करने की कोशिश करता है।